नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को बिल्कुल फटाफट यानी एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। पीएम ने विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए को भारी जन समर्थन देने के लिए जनता का जताया आभार। बंगाल की जीत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया याद। पीएम ने विश्वास जताया कि अब सशक्त और समृद्ध बंगाल का वो सपना होगा पूरा जो डॉक्टर मुखर्जी ने देखा था। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 206 सीटें जीतकर 2/3 से अधिक बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया और तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 81 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं कांग्रेस और जनता उन्नयन पार्टी ने 2-2 सीटों पर जीत हासिल की है। माकपा भी अपना खाता खोलने में सफल रही। माकपा और ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट ने एक सीट पर जीत दर्ज की। फाल्टा सीट पर मतदान रद्द होने के कारण 293 सीट के परिणाम आए और इस जीत के साथ भाजपा पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के साथ ही तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और उनके कई मंत्री चुनाव हार गए हैं। ममता बनर्जी अपने गृह क्षेत्र भवानीपुर में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,105 मतों से हार गई। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राज्य में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन गई है। डीएमके 59 और एआईएडीएमके 47 सीट जीतकर दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। इसके अलावा कांग्रेस को 5, पीएमके को 4 और आईयूएमएल, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके को 2-2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। असम में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने वाली है और एनडीए ने 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा ने 82 सीट पर जीत हासिल की, जबकि उसके सहयोगी दलों बोडो पीपुल्स फ्रंट और असम गण परिषद को 10-10 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट में मौजूदा भाजपा विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी से 23,181 मतों के अंतर से हार गए। केरलम में राजनीतिक बदलाव के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। राज्यपाल पिनराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार की शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत हासिल करके अपनी सत्ता बरकरार रखी है। एआईएनआरसी ने 12 सीट और उसके गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने 4, नद्रमुक और एलजेके ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने अहम कदम उठाया है। पार्टी ने पुडुचेरी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और भाजपा के पुडुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। असम के मुख्यमंत्री और जालुकबारी विधानसभा सीट से भाजपा के विजेता उम्मीदवार हेमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की और हेमंत बिस्वा शर्मा की जीत पर अन्य नेताओं ने भी उनको बधाई दी है। असम विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत ने राज्य के चाय बागानों में काम करने वाली महिलाओं के चेहरों पर खुशी ला दी है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंचेंगे। पहले वे बोधगया पहुंचेंगे और उसके बाद आज ही दिल्ली आएंगे। कल दिल्ली में उनका औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। इसके बाद वो राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। कल वे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और जिसमें व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी।
दोनों देशों के बीच समझौतों का आदान प्रदान होगा। उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। दौरे के अंतिम दिन वे मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करेंगे और मुंबई में एक बिजनेस फोरम में भी भाग लेंगे। जमैका दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस से मुलाकात की है और दोनों नेताओं के बीच जो है राजनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच आपसी सहयोग को प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका को भारत की ओर से 10 भीष्म क्यूब उपहार स्वरूप भेंट किए हैं। सुप्रीम कोर्ट आज संशोधित नागरिकता अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज से अंतिम सुनवाई शुरू करेगा। कोर्ट IUML की प्रमुख याचिका सहित 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। पीठ याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर 1.5 दिन तक सुनवाई करेगी और केंद्र को अपनी दलीलें पेश करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाएगा। पीठ 12 मई को याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर लेगी। CAA का उद्देश्य हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी समुदायों से संबंधित उन प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है जो 31 दिसंबर 2014 या फिर उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आए थे। केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल ने मुक्त व्यापार समझौते पर एक समीक्षा बैठक की। मुख्य अधिकारियों और प्रमुख वार्ताकारों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आगे जानकारी दी कि भारत से अधिक व्यवसायों को निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा हुई, ताकि देश के विश्व स्तरीय उत्पादों के निर्यात की क्षमता को और अधिक विकसित किया जा सके। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इन दिनों म्यांमार के दौरे पर हैं। दिनेश के त्रिपाठी म्यांमार के डिफेंस फोर्स के कमांडर इन चीफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच चल रहे सहयोग और सेनाओं के बीच क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, आदान प्रदान और बेहतर इंटरऑपरेटिबिलिटी जैसे क्षेत्रों में रक्षा सहयोग को और विस्तारित करने पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर का दौरा करेंगे, जहां पर वे बाबा गंभीर नाथ सभागार में लगभग 1.43 लाख शिक्षा मित्रों को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औपचारिक रूप से इस पहल की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत शिक्षा मित्रों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। साथ साथ 613 करोड़ रुपए का विकास परियोजनाओं का भी वो उद्घाटन करेंगे, जिसमें एक 2 लेन का पुल भी शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सोमवार को कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैसलों में स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने, किसानों को राहत देने, युवाओं के कौशल विकास और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर रहा। कैबिनेट ने सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में अधिकारियों कर्मचारियों की नई स्थानांतरण नीति 2026-27 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सभी ट्रांसफर 31 मई तक किए जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज आम आदमी के विधायकों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से मोहम्मद नवाज कक्कट इस्माइल को संयुक्त अरब अमीरात से भारत लाने में सफलता हासिल की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यू कैंट के कोबरा ऑडिटोरियम में नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का उद्घाटन किया और ये संगोष्ठी 4 से 6 मई तक आयोजित की जा रही है। नॉन टेक सिंपोजियम का उद्घाटन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ज्ञान और शक्ति का महाकुंभ बताया। उन्होंने कहा कि ये वास्तव में रक्षा त्रिवेणी का संगम है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारत मंडपम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के टेक्नोलॉजी समिट का उद्घाटन करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दिल्ली में जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नीति अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत जापान संबंधों के रणनीतिक महत्व की पुष्टि की और साझा हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब सभी प्रीपेड मीटर पोस्टपेड स्मार्ट मीटर के रूप में कार्य करेंगे।
पहले की तरह ही बिजली बिल में बिल जमा करने की तिथि उल्लिखित रहेगी। आज ज्येष्ठ महीने का पहला मंगलवार है, जिसे बड़ा मंगलवार या फिर बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। बड़े मंगलवार के अवसर पर तमाम मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। भारी संख्या में भक्त पहुंचे, पूजा अर्चना हुई। देश भर में आज संकष्टी चतुर्थी का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म में भगवान गणेश को समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कटंगी बाईपास पर गोदामों में भीषण आग लग गई। मौके पर फायर टेंडर पहुंचा। देश के अधिकांश हिस्सों में अभी बारिश और आंधी तूफान का दौर थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी हिस्सों के लिए गरज चमक, बिजली और तेज हवा और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश स्थानों पर बारिश, तेज हवा और बिजली की संभावना। पहाड़ी राज्यों के लोगों को खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत। दक्षिण भारत की बात की जाए तो तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आने वाले 5 दिन के दौरान बारिश और तेज हवाओं के चलने का अलर्ट। कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी आशंका। दूसरी ओर देश के पश्चिमी भाग में आने वाले दिनों में तापमान के बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 मई तक तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज हो सकती है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। एमडीएच मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त ही फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में नेट टैक्स कलेक्शन 23,40,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। ग्रॉस टैक्स कलेक्शन 28 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। कॉर्पोरेट के साथ साथ गैर कॉर्पोरेट टैक्स में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में एलपीजी और गैस आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह सामान्य है। ऑनलाइन रिफिल बुकिंग ऑर्डर रिकॉर्ड स्तर पर है और लगभग 92% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के माध्यम से की जा रही है। मार्च से अब तक लगभग 6,12,000 पीएनजी कनेक्शनों को गैस सप्लाई शुरू की गई है और करीब 2,67,000 कनेक्शनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। सूरत में हुई रिवर्स वायर सेलर मीट में 15 देशों के 45 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों ने हिस्सा लिया। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के तीसरे एडिशन के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ सीधे व्यापारिक संबंध बनाने पर जोर रहा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तकनीक आधारित नवाचार को भारत के आर्थिक पुनर्जागरण की कुंजी बताया। केंद्रीय मंत्री के अनुसार उपग्रह प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में नई क्षमताएं उभर रही हैं, जो कि आर्थिक विकास और राष्ट्रीय तैयारी दोनों में योगदान दे रही है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में प्रस्तावित नए हाई स्पीड हाई डेंसिटी कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। समीक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रोजेक्ट की योजना और उसे जल्द लागू करने का था ताकि इस क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सके। सरकार ने एक राष्ट्रीय एआई स्किलिंग पहल की घोषणा की है, जिसके तहत क्रिएटिव सेक्टर के लिए 15,000 एआई स्किल स्कॉलरशिप मिलेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय गूगल और यूट्यूब के साथ साझेदारी विकसित पहल शुरू कर रहा है, जिसके लिए एनरोलमेंट अब शुरू हो चुका है। उर्वरक विभाग के अनुसार भारत के खाद का स्टॉक राज्यों की जरूरत से काफी ज्यादा है, जिससे किसानों की जरूरतें आसानी से पूरी होंगी। ईरान के संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी क्षेत्र में जहाजों पर हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सोमवार को व्हाइट हाउस के पास एक हथियारबंद संदिग्ध व्यक्ति ने अधिकारियों पर गोली चला दी और फिर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई करते हुए सीक्रेट सर्विस को भी गोली चलानी पड़ी। वहीं संदिग्ध एक नाबालिग बताया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और चीन के शीर्ष नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस महीने के मध्य चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चीन से अपील की है कि वो ईरान पर दबाव बनाए ताकि होर्मुज स्ट्रेट खुला रहे। मध्य पूर्व में होर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर खतरा मंडराने लगा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने और समुद्री आवागमन की स्वतंत्रता बहाल करने की अपील दोहराई है। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान की सेना के अमेरिकी युद्धपोतों और व्यावसायिक जहाजों पर गोलीबारी के जवाब में उसने ईरान की 6 छोटी नौकाओं को नष्ट कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन फ्रीडम के शुरू होने की घोषणा की। होर्मुज स्ट्रेट में दक्षिण कोरिया की शिपिंग कंपनी HMM जहाज नामों में आग और विस्फोट की घटना हुई है। संदेह है कि जहाज पर हमला किया गया हो, हालांकि इसकी जांच जारी है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष खत्म होते ही पेट्रोल की कीमतों में तेजी से गिरावट आएगी। ईरान के खिलाफ अमेरिकी युद्ध के विरोध में एक शख्स पिछले 4 दिनों से वॉशिंगटन डीसी के फ्रेडरिक डगलस मेमोरियल ब्रिज के ऊपर प्रदर्शन कर रहा है। रूस ने मॉस्को के लाल चौक पर विजय दिवस परेड की दूसरी रिहर्सल की। रूस में हर वर्ष 9 मई को विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस के अवसर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 8 और 9 मई के लिए यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में सीजफायर की घोषणा की। रूस के रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि अगर यूक्रेन विजय दिवस समारोह में कोई बाधा डालता है तो कीव पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए जाएंगे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक दिन के लिए संघर्ष विराम के विचार को गंभीर नहीं बताते हुए खारिज कर दिया। ज़ेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि कीव को अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। जर्मनी के लाइप्जिग में एक कार ड्राइवर ने राहगीरों पर कार चढ़ा दी और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य घायल हो गए। 33 वर्षीय जर्मन नागरिक चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक दूसरे के आमने सामने होंगी। ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली के लिए ये मुकाबला बेहद अहम हो गया है। टीम ने अब तक 9 मैचों में सिर्फ 8 अंक जुटाए हैं और 5 हार के कारण अंक तालिका में 7वें स्थान पर खिसक गए।
इंडियन प्रीमियर लीग में सोमवार को खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के 44 गेंदों पर 84 और रेयान रिकेल्टन की 32 गेंदों पर 83 रन की पारी के बल पर यह जीत हासिल की। ताशकंद में चल रही अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के यश यादव ने 50 किलोग्राम वर्ग में तुर्कमेनिस्तान के सुलेमान अहमदोव को 5-0 से हराया। वहीं करुणा अल्बर्टसन कोम ने 60 किलोग्राम में ताजिकिस्तान के अली नजरोव को 4-1 से मात दी। अंडर 15 लड़कियों की प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में खुशी राणा ने 49 किलोग्राम में वियतनाम की थी नगोक ट्रुक गुयेन को पहले राउंड में RSC से हराया। भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपरों सविता बिचू देवी और खरिबाम बंसरी सोलंकी और माधुरी किंडो ने आयरलैंड के डेविड विलियमसन द्वारा आयोजित एक विशेष गोलकीपिंग शिविर में हिस्सा लिया। AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप में आज भारतीय टीम जापान का सामना करेगी और भारतीय टीम ग्रुप बी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से 0-2 से हार गई थी। आज देर रात यूएफा चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के दूसरे लेग के मुकाबले में आर्सेनल का सामना एटलेटिको मैड्रिड से पहले लेग का मैच रहा था 1-1 से ड्रॉ। आर्सेनल के मैनेजर माइकल आर्टेटा का बयान, कहा फाइनल में जाने के लिए बेताब है टीम, काफी समय बाद मिला है ये मौका। वहीं एटलेटिको मैड्रिड के कोच डिएगो सिमेन का कहना है कि टीम जीत को लेकर आश्वस्त है, पूरे आत्मविश्वास के साथ कर रही है तैयारी। नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ मैच के दौरान घायल हुए चेल्सी फुटबॉल क्लब के युवा खिलाड़ी जेसी डेरी का अस्पताल में इलाज जारी। फ्रेंच ओपन के पुरस्कार राशि से शीर्ष खिलाड़ी नाखुश, साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम 24 मई से होगा शुरू। चीन की वू यीजे ने जीता वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब, फाइनल में शॉन मर्फी को हराया, खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।